हेलो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 शब्द प्रति मिनट की गति से 1800 शब्द होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत सरकार ने कोरोना से बहुत मामूली रूप से संक्रमित मरीजों को उनके घर में रखकर ही उपचार के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वे न केवल प्रशंसनीय बल्कि अनुकरणीय भी हैं। जिन मरीजों में संक्रमण के बहुत मामूली संकेत हैं या जिनमें कोरोना के लक्षण उभरे नहीं हैं, उन्हें वाकई अस्पताल लाकर भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मरीजों को उनके घर पर ही उपचार किया जा सकता है। ऐसे मरीजों के घर में एकांतवास की सहूलियत होना जरूरी है। साथ ही एक ऐसे समझदार तीमारदार की भी ज़रूरत पड़ेगी जो अस्पताल से लगातार जुड़ा रहेगा। विशेष रूप से जो लोग जागरूक या सतर्क हैं उन्हें इससे बड़ी सहूलियत हो जाएगी। आमतौर पर स्थिति के खराब होने या कोरोना के लक्षणों के उभरने के बाद ही मरीज अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। सरकार के होम आइसोलेशन संबंधी दिशा निर्देशों का महत्व तभी है जब मरीज समय रहते सतर्क हो जाएं। ऐसे सतर्क मरीज को अस्पताल की सुविधाओं या भीड़ या डर से दो चार नहीं होना पड़ेगा। घर में एकांतवास में उपचार लाभ करते हुए समय पर बेहतर भोजन, दवा, पानी की सुविधा भी मिल सकेगी। सरकार का यह कदम अस्पतालों को मरीजों के गैर जरूरी बोझ से बचाने के लिए भी जरूरी था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ठीक हो चुके करीब 7000 मरीजों को छोड़ दें तो अभी भी अब भारत में संक्रमितों की संख्या करीब 22,000 पहुंच रही है। इन सब की तीमारदारी की जिम्मेदारी अस्पताल पर है। इन 22,000 मरीजों में से अगर 10% मरीज भी ऐसे हैं जिनका उपचार उनके घर के एकांतवास में हो सकता है तो यह एक बड़ी बात होगी। वैसे भी अस्पतालों में जिस तरह से इलाज हो रहा है वह भी किसी एकांतवास से कम नहीं है, पर जब घर में ही इलाज चलेगा तो मरीज के साथ उनके परिजन का भी मनोबल बना रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस बीमारी का खतरा कायम है, लेकिन उसका भय लगातार कम हो रहा है। हम इस बीमारी से लड़ने के तरीकों का विकास भी करते चल रहे हैं, तो यह जितना स्वाभाविक है उतना ही ज़रूरी भी है। हमें मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ केवल अस्पतालों और उपलब्ध बिस्तरों के बारे में ही नहीं सोचना है, हमें उन डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बारे में भी सोचना है जो दिन रात सेवा में जुटकर खुद को जोखिम में डाले हुए हैं। सरकार की होम आइसोलेशन की नीति से चिकित्सा समाज को भी राहत का एहसास होगा। विशेष रूप से सक्षम समाज के मरीज अस्पतालों पर बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन होम आइसोलेशन की सुविधा की निगरानी भी बेहतर ढंग से करनी पड़ेगी और इसमें स्वयं मरीजों द्वारा यथोचित सहयोग इलाज की बुनियाद होगा। इसके अलावा सरकार को व्यापक रूप से भी सोचना चाहिए। घर बैठे इलाज की सुविधा की ज़रूरत देश में अभी लाखों उन मरीजों को भी है जो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। ऐसे लाखों मरीजों को अस्पताल ने कोरोना की वजह से घर लौटा दिया है। अब समय आ गया है कि लगभग 35 दिन के लॉकडाउन के उपरांत ऐसे मरीजों को भी घर बैठे हर संभव चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जाए। यकीन मानिए, कोरोना से लड़ाई में ऐसे अनेक अच्छे तरीके हमें हासिल होंगे जो भविष्य में तमाम बीमारियों से लड़ने में काम आएंगे। अब यह किसी से छिपा नहीं कि चीन को कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैलाने का जिम्मेदार माने जाने के कारण यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका, जापान आदि की बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही हैं। इसे भारत अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनने वाली कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी राज्यों को यह सलाह दें कि वे इन कंपनियों
को अपने यहाँ लाने की कोशिश करे। आखिर इस कोशिश में खुद केंद्र सरकार क्यों नहीं जुटती? क्या यह उचित नहीं कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर सक्रिय हो और चीन से निकलने की तैयारी कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क साध कर उन्हें देश में लाने के लिए हर संभव कदम उठाए? आवश्यक तो यह है कि इसके लिए संबंधित मंत्रालयों की कोई संयुक्त टीम गठित कर तत्परता का परिचय दिया जाए, क्योंकि ये कंपनियां भारत सरकार या फिर राज्य सरकारों के निमंत्रण का इंतजार नहीं करने वाली। केंद्र सरकार को इससे अवगत होना चाहिए कि चीन से निकलने का मन बन चुकी सैकड़ों कंपनियों के लिए पसंदीदा ठिकाना वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत के मुकाबले इन देशों में कहीं अधिक उपयुक्त माहौल और सुविधाएं हैं। क्या ऐसी सुविधाएं भारत में हैं? दावे कैसे भी किए जाएं, हकीकत कुछ और ही है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि चीन से निकलने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर रुख करें, तो उन्हें इन कंपनियों के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचा और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। सरकारें इससे अपरिचित ही होंगी कि जरूरत केवल श्रम कानूनों को दुरुस्त करने की ही नहीं, नौकरशाही के मिजाज को भी ठीक करने की है। यह आसान काम नहीं। यह सही है कि बीते कुछ समय में देश में कारोबारी माहौल एक हद तक सुगम बना है, लेकिन अभी वह इतना आकर्षक भी नहीं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर खींची चली आईं। आखिर यह एक तथ्य है कि हाल में जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से अपने कारखाने हटाए हैं, उन्होंने वियतनाम अथवा ताइवान को तरजीह दी है। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें उन कारणों की तह तक जाएं जिनके चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं। निस्संदेह इस संकट काल में चीन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पलायन भारत के लिए एक अवसर है, लेकिन इस अवसर को भुनाने के लिए जो कुछ करना है उसमें देर नहीं की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार कोई नज़ीर पेश करके दिखाए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हुगली, उत्तर 24 परगना और नदिया से लेकर अन्य कुछ और जिलों में हुगली नदी के किनारे लगी जूट मिलें कभी सोना उगल रही थीं, लेकिन अब यहाँ काम करने वाले बदहाल हैं और हालत आज भूखों मरने की है। वैसे पहले से ही बंगाल का जूट उद्योग बदहाल था, उसमें भी कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने जूट उद्योग को अपने सबसे बदहाल दौर में पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों के बार बार अनुरोध के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की जूट मिलों में 20 अप्रैल से सशर्त काम शुरू करने को हरी झंडी दी, लेकिन पहले से ही तमाम समस्याओं से जूझ रहे इस उद्योग या इसमें काम करने वाले लगभग 2 लाख मजदूरों की बदहाली नहीं दूर हुई, क्योंकि जूट मिलों में अब तक उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। हालात तो ऐसे हैं कि लॉकडाउन में वेतन नहीं मिलने से जूट श्रमिक और उनके परिजनों के लिए भूखमरी की स्थिति खड़ी हो गई है। यहाँ तक कि जूट मिल मालिकों के संगठन इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य की सभी जूट मिलों में उत्पादन चालू करने के लिए अनुमति देने की मांग की है। इजमा का कहना है कि राज्य में 60 जूट मिलों में से महज 7-8 जूट मिलों को, वह भी 35-50 कर्मचारियों के साथ उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में कम कर्मचारियों के साथ पूरी क्षमता से उत्पादन संभव नहीं हो पा रहा है। इजमा के चेयरमैन राघवेंद्र गुप्ता का कहना है कि 1 माह से अधिक समय तक लॉकडाउन रहने की वजह से जूट उद्योग गहरे संकट में है। जूट मिलें नहीं चलने की वजह से खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए जूट बैग पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब जूट बैग के स्थान पर अब एक बार फिर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होने लगा है। इस कारण से हम लोगों के हाथों से 1800 करोड़ का ऑर्डर निकल गया है।
कोरोना संक्रमण और देश भर में जारी लॉकडाउन से निपटने को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो संवाद हुआ, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा दबाव लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रखने की अनुमति नहीं देता। साथ ही यह भी कि 3 मई को खत्म होने जा रहे लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 के स्वरूप पर भविष्य की रणनीति और फैसले भी राज्यों के आकलन पर ही निर्भर रहने वाले हैं। अब तक के लॉकडाउन में केंद्र की भूमिका ही अधिक थी और स्वाभाविक रूप से राज्यों को ये शिकायत भी थी कि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फैसले नहीं लेने दिए जा रहे। यह अच्छा है कि पीएम ने अब राज्यों को ही लॉकडाउन के भविष्य के बारे में संक्रमण की गहनता को देखते हुए कार्य योजना बनाने को कहा है। संक्रमण को लेकर छांटे गए 3 जोन में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले इलाके यानी रेड जोन में लॉकडाउन 3 सख्ती से जारी रहने वाला है। यानी रेड जोन में इलाके पहले की तरह ही सील रहेंगे। संक्रमण के कम प्रभाव वाले ऑरेंज जोन में लॉकडाउन में रियायत देने और संक्रमण मुक्त ग्रीन जोन को लॉकडाउन से पूरी तरह मुक्त करने की चर्चा है। लंबे लॉकडाउन से उपजे हालात के बीच व्यापक राहत उपायों की दरकार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जरूर देखना होगा कि जहां रियायत दी जानी है उन इलाकों में संक्रमण न फैलने की पुख्ता व्यवस्था कर ली गई हो, क्योंकि जरा सी लापरवाही से ग्रीन जोन के ऑरेंज जोन में और ऑरेंज जोन के रेड जोन में बदलने का खतरा बना रहेगा। खास तौर से ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना संक्रमण जांच की रफ्तार अभी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। अभी रेड जोन में वही इलाके हैं जहां संदिग्धों के सामने आने पर जांच का काम अपेक्षाकृत तेजी से हुआ। ऐसी आशंका अब भी है। जांच के अभाव में कई इलाकों में संदिग्धों का हमें पता ही नहीं हो। यह भी सही है कि इस महामारी से निपटने के लिए जन जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक जने की लापरवाही ही सैकड़ों को इस जानलेवा वायरस से संक्रमित कर सकती है। हालात पर काबू किए बिना किसी भी तरह की छूट से कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाएं, इस आशंका को भी जहन में रखना होगा। ठप हुए सिस्टम को पटरी पर लाना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए राज्यों को लॉकडाउन में छूट देने की कार्य योजना सोच समझ कर बनानी होगी। खास तौर से एक जोन से दूसरे जोन में आवागमन की अनुमति देते वक्त विमान और रेल सेवाओं को तो फिलहाल रद्द रखना ही ठीक जान पड़ता है। लंबे लॉकडाउन में बेरोजगार होने वाले और अपने घरों तक नहीं पहुंच पाने वालों को राहत देना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत चिकित्सा सेवाओं को कोरोना संक्रमण के उपचार के लिहाज से और प्रभावी करने की है, क्योंकि जांच के बिना संक्रमण बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहेगा। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।